हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगेन एक बार फिर से हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के कंप्यूटर के रिगार्डिंग बेस्ट 40 क्वेश्चंस। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये जो सीरीज चल रही है ये चल रही है कंप्यूटर ऑपरेटर के कंप्यूटर के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट पर। वही क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके के लेवल्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग ने की है डे 1 से लेकर डे 5 तक और आज है इसका डे 6। तो आइए देखते हैं कि आज के सेशन में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हमेशा मैं आपसे ये कहता आया हूं कि जब भी आप कंप्यूटर पढ़ने बैठे एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। चाहे इसकी प्रिंट करके कॉपी निकालिए, चाहे ये डिजिटल फॉर्मेट में रखिए, लेकिन ये सिलेबस जरूर रखिए क्योंकि सिलेबस से आपको एक गाइडेंस मिलेगी कि किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। क्योंकि यहां पर यूपी पुलिस में हमेशा ये देखा गया है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेबस से ही पूछे जाते हैं, सिलेबस के अलावा नहीं पूछा जाएगा। तो आपको इतना ही जो टॉपिक्स हैं उनको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। सर कैसे प्रिपेयर करें इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ें, इन सभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज को कैसे लगाएं, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि एग्जाम कितना भी टफ लेवल का क्यों ना हो बहुत आसानी से कर लेंगे। द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इज यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का कंप्लीट कोर्स, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ में फुल कंप्यूटर कोर्स, 111 वीडियोस, 120 प्लस घंटे का कंप्लीट कोर्स, वैलिडिटी 12 मंथ्स। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अपने कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ, जहां पर प्रीवियस वाले यानी 5th वाले सेशन में क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था जिसका आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही दिया। क्वेश्चन क्या था? बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 वर्कबुक कंटेन्स डैश वर्कशीट। डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होती हैं? तो हम जानते हैं 2016, 2019, 2021, 365। इन सभी वर्जन्स में बाय डिफॉल्ट वर्कशीट की संख्या क्या है? 1 है। यानी लेटेस्ट वाले वर्जन में 1 है बाय डिफॉल्ट, लेकिन पुराने वाले वर्जन्स की बात करें तो 3 शीट होती थी बाय डिफॉल्ट। लेकिन नए वाले वर्जन्स में या ऑनलाइन वाले वर्जन में आंसर क्या होगा? 1 शीट बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से पढ़िएगा और सेशन के लास्ट में मुझे बताइएगा कि 40 में से आपने कितना स्कोर किया है। ASCII is a dash bit code whereas eASCII is a dash bit code। ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कितने बिट का कोड है, जबकि eASCII एक्सटेंडेड ASCII ये कितने बिट का कोड है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ASCII 7 बिट का है जबकि eASCII 8 बिट का कोड है। तो ASCII के केस में आंसर होगा 7 बिट और eASCII के केस में क्या होगा? 8 बिट। क्लियर है? ASCII का यूज हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसको नहीं समझता। हमें कंप्यूटर को समझाने के लिए उस पार्टिकुलर टाइप किए गए कैरेक्टर्स को किस में कन्वर्ट करना होता है? ASCII में, या फिर ASCII भी इसको आप बोल सकते हैं। तो यहां पर कैरेक्टर्स को कन्वर्ट किया गया है। ASCII जो है वो कितने बिट को सपोर्ट करती है? 7 बिट को। इसका मतलब 2 to the power 7 कैरेक्टर्स। और 8 बिट का मतलब eASCII में क्या है? 2 to the power 8 कैरेक्टर्स। क्लियर है? नेक्स्ट, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर द डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज। कह रहा है कतार से हटाने से पहले जांच की जाने वाली आवश्यक शर्त क्या है? अगर हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर में बात करें तो जब भी हमें कुछ डिलीट करना होता है हम क्या चेक करते हैं?
अंडर फ्लो कंडीशन को, कहीं वो क्यू खाली तो नहीं है जिसमें से हम कुछ डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अंडर फ्लो। और द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर इंसर्शन फ्रॉम द क्यू, इंसर्ट करने से पहले हमें क्या देखना होगा, ओवरफ्लो कंडीशन को, कि ऐसा तो नहीं कि क्यू हमारी भरी हुई है और हम और कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ओवरफ्लो कंडीशन। नेक्स्ट, विच डेटा स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इनफिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन। कह रहा है इनफिक्स को प्रीफिक्स नोटेशन में बदलने के लिए किस डेटा संरचना की आवश्यकता है। वो कौन सा टॉपिक है कंप्यूटर में जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और कन्वर्जन, इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्जन, इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्जन, पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्जन। ये सारे कन्वर्जन किस टॉपिक में पढ़े हैं, स्टैक, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री या क्यू। बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज स्टैक। स्टैक में ही तो पढ़ा था हम लोगों ने कि 3 तरीके के नोटेशन होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। तो ये किस टॉपिक का पार्ट है, स्टैक का। और स्टैक की खासियत क्या है कि यहाँ पे जो भी इंसर्ट होगा वो ऊपर से ही होगा और जो भी डिलीशन होगा वो भी ऊपर से होगा। इंसर्ट करने को पुश कहा जाता है और डिलीट करने को पॉप कहा जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट, ऑन व्हाट टेक्नोलॉजी डज द ब्लूटूथ वर्क। ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है, बताइए। अब तो ब्लूटूथ से एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, जिग्बी जिसको कहते हैं, लेकिन ब्लूटूथ किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी, फाइबर ऑप्टिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। या आता है, बताएंगे नहीं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, द करेक्ट आंसर इज रेडियो फ्रीक्वेंसी। यानी ब्लूटूथ किस पर काम करता है, रेडियो वेव्स पर। और रेडियो वेव्स को क्या कह सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, के मैप टेक्निक जनरली यूज्ड टू डैश वेरिएबल्स। के मैप तकनीक आमतौर पर कितने वेरिएबल्स तक उपयोग की जाती है। के मैप के द्वारा हम क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं, जिसके द्वारा हम बूलियन अलजेब्रा की टफ से टफ एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लॉजिक गेट्स को आसान करने की कोशिश करते हैं। यही तो है के मैप, जिसको कर्नॉफ मैप बोलते हैं। तो के मैप टेक्निक के द्वारा हम कितने वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं, 2 वेरिएबल्स, 8 वेरिएबल्स, 7 वेरिएबल या 6 वेरिएबल्स। द आंसर है मैक्सिमम अप टू 6 वेरिएबल्स। यानी के मैप टेक्निक के द्वारा हम मैक्सिमम कितने वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं, 6 वेरिएबल्स का। ए बी सी डी ई एफ, टोटल कितने हो गए, ए से लेकर एफ, दैट इज 6। ए बी सी डी ई और एफ। हम लोग जनरली देखते हैं के मैप की जब हम शुरुआत करते हैं तो 2 वेरिएबल से करते हैं, ए और बी। फिर हम लोग 3 वेरिएबल्स का भी यूज कर लेते हैं, ए बी सी। 4 वेरिएबल्स का भी यूज कर लेते हैं, ए बी और सी डी। 5 वेरिएबल्स का भी यूज कर लेते हैं और मैक्सिमम 6 वेरिएबल तक ये सफर जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, के मैप फॉर हाफ एडर इज ऑफ डैश वेरिएबल। कह रहा है आधे योजक के लिए के मैप कितने वेरिएबल्स को सपोर्ट करता है। अगर हम एक हाफ एडर बनाने जा रहे हैं और उसका के मैप बनाने जा रहे हैं तो कितने वेरिएबल्स का यूज करेंगे, कितने इनपुट का यूज करेंगे। तो आंसर है 2 वेरिएबल्स, 2 इनपुट। तो हाफ एडर के केस में हमेशा जो वेरिएबल्स होंगे वो कौन से होंगे, ए और बी। ए और बी में ही हम रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे के मैप की मदद से, 0 1 0 1 लिखकर, और इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे बूलियन अलजेब्रा के लॉजिक गेट्स को। नेक्स्ट, के मैप फॉर फुल एडर इज ऑफ डैश वेरिएबल्स। अगर हम हाफ एडर में 2 वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं तो फुल एडर बनाने के लिए कितने वेरिएबल्स का यूज करेंगे के मैप में, 2 3 4 या 5, 3 वेरिएबल्स का। यानी जब भी बात फुल एडर की होगी तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे, 3, ए बी सी, ए और बी सी। ए बी
और सी भी लिख सकते हैं। डिपेंड करेगा आप ए बी और सी से करना चाहते हैं या ए और बी सी से करना चाहते हैं। यानी वेरिएबल्स की संख्या फिक्स है, दैट इज 3 वेरिएबल्स। तो हमने यहां पर क्या सीखा कि जब के मैप की बात कर रहे हैं तो कुल कितने वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 वेरिएबल्स का। हाफ एडर की बात करेंगे तो 2 वेरिएबल्स ए और बी, और जबकि फुल एडर की बात करेंगे तो 3 वेरिएबल्स ए बी और सी। अब वो ए बी और सी भी हो सकता है या ए बी सी भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल्स 3 ही होंगे। 3 वेरिएबल इज द करेक्ट आंसर फॉर फुल एडर। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, फुल एडर में। 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, हाफ एडर में। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को चेंज करके पूछते हैं। नेक्स्ट, द ग्रे कोड इक्विवेलेंट ऑफ 1011 इज। 1011 के समतुल्य जो ग्रे कोड होगा वो क्या होगा। मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में भी कई बार ग्रे कोड कैलकुलेट करना बताया है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताइए कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही है 1011 का ग्रे कोड फाइंड करने के लिए। यहां पर क्या दिया हुआ है, बाइनरी नंबर, और इस बाइनरी नंबर का आपको क्या निकालना है, ग्रे कोड। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1011 लिख देंगे। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो फिक्स होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, 1, यानी आंसर में 1 तो आएगा ही आएगा। तो इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये फिक्स हो गया। 1 की जगह पर क्या आ गया, 1। अब हमारे पास बाकी जो नंबर्स बचे, इनके साथ हमें क्या करना है, राइट वाले नंबर को छुपा दीजिए। यानी यहां से अगर आप देखें तो राइट वाला नंबर क्या है, 1। अगर राइट वाले नंबर को छुपा देते हैं तो क्या बचता है, 101, 101। बचे हुए नंबर्स के नीचे क्या लिख दीजिए, 101 लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया। इस एरो को देखिए, ये वाला एरो इसके नीचे, ये वाला इसके नीचे, ये वाला इसके नीचे। इसका मतलब जो बचे हुए नंबर्स हैं उनके नीचे हम क्या लिख देंगे, 101। अब इनको प्लस कर दीजिए, कैरी को इग्नोर कर दीजिए, आंसर आपके पास होगा। तो नीचे 1 तो आ ही चुका है, बस हमें प्लस किसको करना है, इन 3 नंबर्स को ही। तो अब 1 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 0, कैरी 1, कैरी को निग्लेक्ट कर देंगे। 1 में 0 को जोड़ेंगे, 1 आएगा। 0 में 1 को जोड़ेंगे, क्या आएगा, 1। यानी करेक्ट आंसर मिल चुका है 1110। ये वाला 1 तो एज इट इज आ गया था, कॉपी पेस्ट हो गया था, तो इसको नहीं छेड़ते। बाकी जो 3 नंबर्स वाले हैं उनको आपस में प्लस कर देंगे। तो 1 और 1 क्या होगा, 0, कैरी 1, लेकिन कैरी इसमें इग्नोर हो जाता है ग्रे कोड में। 1 और 0 क्या होगा, 1, 0 और 1 क्या होगा, 1। तो करेक्ट आंसर है 1110, यानी करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 3। क्लियर है। नेक्स्ट, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11001011 क्या होगा बताइए। 2 का 11001011 का पूरक बताइए, यानी 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिए इस पार्टिकुलर बाइनरी नंबर का। कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है। सबसे पहले 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, और 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद में 1 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 2's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, जो भी नंबर गिवन है इसको इंटरचेंज कर देंगे, यानी 0 की जगह पर 1 आ जाएगा और 1 की जगह पर 0 आ जाएगा। तो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 00110100। अब इसमें जैसे ही आपने 1 ऐड किया, बाई एडिंग 1 क्या मिलेगा, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 मिलेगा, और बाकी एज इट इज लिख दीजिए। तो हमें क्या मिल गया यहां पर, 00110101, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया। नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस द मीडिया बाय ईथरनेट नेटवर्क। ईथरनेट नेटवर्क द्वारा मीडिया तक पहुंचने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ईथरनेट नेटवर्क की बात करें तो ईथरनेट को क्या बोलते हैं, ईथरनेट एड्रेस। ईथरनेट एड्रेस का मतलब मैक एड्रेस, मैक एड्रेस का मतलब डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर का मतलब एरर नहीं होने देंगे। एरर नहीं होने देंगे इसका मतलब कि अगर कोई भी डेटा कोलाइड नहीं करने देंगे। बहुत ही
नेटवर्क में डेटा को बहुत बेहतर तरीके से भेजेंगे ताकि किसी भी तरीके का कोलिजन ना हो। क्या करेंगे? CSMA CD का प्रयोग करेंगे, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि डेटा बहुत बढ़िया तरीके से नेटवर्क में ट्रेवल कर पाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर? निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संरचना सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? सबसे ज्यादा किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? एरे, ग्राफ, क्यू या हैश टेबल? सबसे ज्यादा यूज करते हैं किसका? एरे का। एरे के केस में हम क्या करते हैं? इंडेक्स बनाते हैं 0 से, क्योंकि जो पहला एलिमेंट होगा उसको कैसे मानेंगे? 0 से कैलकुलेट करेंगे, और इसी के द्वारा हम किसी भी एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज एरे। नेक्स्ट, याहू, इन्फोसीक एंड लाइकोस, ये तीनों क्या हैं? याहू सर्च इंजन है, इन्फोसीक सर्च इंजन है और लाइकोस भी एक सर्च इंजन है। यानी ये तीनों क्या हैं? सर्च इंजन। बहुत सारे सर्च इंजन हैं जैसे गूगल, बिंग, आस्क, याहू, येंडेक्स, बेडू, डकडकगो, है ना, ये सारे हमारे सर्च इंजन के ही तो एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, द रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी क्रूशियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है? रिस्पॉन्स टाइम, टाइम की अहमियत किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा है? उसमें जो रोबोटिक्स के केस में यूज होता है, उसमें जो नासा के केस में यूज होगा, उसमें जो रियल टाइम एक्टिविटी में यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होगा। तो करेक्ट आंसर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सेकंड इज द राइट वन। तो जब कभी भी टाइम के बारे में डिस्कशन होगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, इन ER डायग्राम रिलेशनशिप टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय? ER का मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। क्यों यूज करते हैं? डेटाबेस को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए ER डायग्राम का यूज करते हैं। तो ER आरेख में संबंध प्रकार को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रिलेशनशिप के द्वारा। ER डायग्राम में जब कभी भी हमें रिलेशन स्टैब्लिश करनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? डायमंड का या डिसीजन बॉक्स का। हम इसको डायमंड भी बोलते हैं या डिसीजन बॉक्स भी बोलते हैं या रिलेशनशिप बॉक्स भी बोलते हैं। तो एंटिटी को रेक्टेंगल के द्वारा, और जबकि रिलेशनशिप को हम किसके द्वारा? डायमंड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा ये बात। इन एन आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम, मिडिल लेवल इज दी। डेटाबेस सिस्टम के वास्तुकला में मध्यम स्तर क्या है? हम जानते हैं कि आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस की बात करते हैं तो 3 टियर आर्किटेक्चर होता है जो सबसे बेस्ट है, और 3 टियर आर्किटेक्चर में यूजर लेवल, लॉजिकल लेवल, है ना, और आपका सबसे नीचे इंटरनल लेवल होता है। वहां पर जो लॉजिकल लेवल होता है उसको कॉन्सेप्चुअल लेवल भी बोलते हैं, जो बीच वाला होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉजिकल लेवल इज द मिडिल लेवल, या इसको कॉन्सेप्चुअल लेवल भी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉजिकल वन। सबसे ऊपर वाला लेवल एक्सटर्नल लेवल या व्यू लेवल, बीच वाला कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल, और तीसरा होता है इंटरनल लेवल जिसमें डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है। इसको क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट, IPv4 एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। व्हाट इज द साइज ऑफ ईच सेगमेंट? IPv4 एड्रेस को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड का आकार क्या होगा? वी नो वेरी वेल कि IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट। कितने ऑक्टेट में डिवाइडेड होता है? 4 ऑक्टेट में। तो हर एक ऑक्टेट कितने बिट का होगा? 8 बिट का। तभी तो 8 4 क्या होगा? 32। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 बिट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट,
व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5? HTML के केस में जब भी हम HTML5 का यूज करते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? डॉक टाइप का, जो ये बताता है कि हम नए वाले वर्जन यानी HTML5 का प्रयोग कर रहे हैं। और यहां पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वाया फर्स्ट ऑप्शन डॉक टाइप HTML, है ना। ये बिल्कुल सही तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का डॉक टाइप को। और डॉक टाइप का यूज हम क्यों करते हैं? डिक्लेरेशन के लिए, जिससे कि ये पता चल जाए कि हम HTML5 का ही यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है एग्जाम में जहां पर आपको मैच करना होता है और आंसर पिक करना होता है। तो जरा इसमें बताइए कि सही आंसर क्या होगा। हब डिवाइस का यूज किसमें किया जाता है? OSI मॉडल में। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। हब और रिपीटर ये दोनों काम करते हैं फिजिकल लेयर पे, तो हब का क्या हो जाएगा? फिजिकल लेयर। स्विच किस लेयर पर काम करता है? स्विच और ब्रिज ये सेकंड लेयर यानी डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं, तो स्विच हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। ब्रिज भी है। राउटर्स नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं तीसरी लेयर पे, और गेटवे काम करता है ऊपर की 4 लेयर्स पे। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन लेयर। तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि सेकंड इज द राइट वन। ए का फोर्थ हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, सी का सेकंड हो गया और डी का क्या हो गया? थर्ड। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज द रेंज ऑफ लूप बैक एड्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा एक लूप बैक IP एड्रेस का रेंज है? बताइए मुझे। लूप बैक एड्रेस को क्या बोलते हैं? टेस्टिंग एड्रेस। लूप बैक एड्रेस को क्या बोलते हैं? लोकल होस्ट एड्रेस, जिसका यूज करते हैं टेस्टिंग पर्पस से। 127.0.0.1 ये होता है आपका लूप बैक एड्रेस। लेकिन जब भी इसकी रेंज डिफाइन करते हैं तो रेंज कहां से शुरू होती है? 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। जब भी लूप बैक IP एड्रेस पूछेंगे तो करेक्ट आंसर होगा 127.0.0.1। लेकिन जब भी इसकी रेंज पूछेंगे तो शुरू कहां से होगा? 127.0.0.0 से 127.255.255.255 तक। नेक्स्ट, अगेन एक मैच दी कॉलम पूछा जा रहा है। एक तरफ वेब ब्राउजर हैं, दूसरी तरफ इनके मैन्युफैक्चरर हैं। बताइए कौन सा ब्राउजर किसने बनाया? क्रोम किसका है? गूगल का। तो क्रोम के साथ आंसर क्या हो जाएगा? गूगल। एज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पर आया कौन सा? एज। तो ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट का। और सफारी किसका है? एप्पल का। तो सफारी में हो जाएगा एप्पल और करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 1 का C, सेकंड का A और थर्ड का B। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स? ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, फॉल्स है। पहला, क्या बायोस एक फर्मवेयर है? फर्मवेयर का मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। फर्मवेयर का मतलब रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं। तो बायोस क्या एक फर्मवेयर है? बिल्कुल सही। दूसरा, कैश मेमोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या कैश मेमोरी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? जी नहीं, कैश मेमोरी कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं, है ना। ये मेमोरी है जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी है। रजिस्टर के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? कैश मेमोरी का। ये किसके बीच में होती है? CPU और मेन मेमोरी यानी रैम के बीच में होती है। तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, यानी सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग वन। जबकि पहला स्टेटमेंट बायोस इज अ फर्मवेयर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव फाइल्स इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? RM कमांड का। रिमूव कमांड का यूज करते हैं टू रिमूव द फाइल्स इन द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? RM। नेक्स्ट, इन MS Excel 2016 which of the following is the valid mixed cell reference? MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध मिश्रित सेल संदर्भ है? हम जानते हैं एक्सेल शीट में सेल रेफरेंसिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 3 टाइप्स। कौन कौन सी? रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। यहां पर किसकी बात हो रही है? मिक्स्ड की। मिक्स्ड में क्या होता है? या तो रो को लॉक करते हैं या कॉलम को। इसका मतलब या तो रो के साथ में डॉलर का साइन होगा या कॉलम के साथ में। तो क्या कहीं पर $1 का साइन दिया है? जी हां, ऑप्शन नंबर 1 में $B5 ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेम द लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च ऑन डेटेड 16 फरवरी 2024। 16 फरवरी 2024 को लॉन्च किए गए नवीनतम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। और इसका नाम क्या है जो अभी 16 फरवरी को लॉन्च किया गया? लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, दैट इज वेनिला आइसक्रीम। इसके पहले जो लॉन्च किया गया था वो था अपसाइड डाउन केक। उसके पहले जो लॉन्च किया गया था वो क्या था? टिरामिसू। टिरामिसू के बाद अपसाइड डाउन केक आया, फिर उसके बाद वेनिला आइसक्रीम आया, है ना। और ये आपका लेटेस्ट भी है। तो एंड्रॉइड 15 के नाम से भी इसको जानते हैं, एंड्रॉइड 15 कह लीजिए या वेनिला आइसक्रीम कह लीजिए। कब लॉन्च किया गया ये डेट भी याद रखिएगा, 16 फरवरी 2024। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी इज यूज्ड इन बूलियन लॉजिक स्टेट्स दैट। बूलियन लॉजिक में जो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी है उसका क्या मतलब है? बूलियन लॉजिक में द्वैत के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है जो बताता है क्या? चेंजिंग ईच और साइन प्लस टू एन एंड साइन, यानी प्लस को एंड से क्या कर दीजिए? इंटरचेंज कर दीजिए। बिल्कुल सही है। चेंजिंग ईच एंड साइन टू एन और साइन, यानी डॉट को प्लस से इंटरचेंज कर दीजिए, ये भी सही है। रिप्लेसिंग ईच 0 by 1 एंड रिप्लेसिंग 1 by 0, 0 की जगह पर 1 लिख दीजिए और 1 की जगह पर 0 लिख दीजिए, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों के तीनों क्या बता रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी बता रहे हैं बूलियन लॉजिक के केस में, बूलियन अलजेब्रा के केस में। नेक्स्ट, क्या रहा है? इसको एक्सपेंड करिए बूलियन अलजेब्रा में। ये एक इक्वेशन दी गई है, एक बूलियन अलजेब्रा गेट दिया गया है और कह रहा है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके बताइए आंसर क्या आएगा। ए ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर किसके होगा? बहुत आसान है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? ओपन कर देंगे। ओपन कैसे करेंगे? a प्लस बी, a डॉट a प्लस a डॉट b। तो इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो काफी आसान है। पहले वाले a को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ और फिर पहले वाले a को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ और बीच में साइन किसका लगा देंगे? प्लस का। तो a प्लस ab आ गया। क्या इसमें से हम कोई ऐसा नियम लगा सकते हैं जो इसको सॉल्व कर दे? जी हां, हम जानते हैं बूलियन अलजेब्रा का एक नियम है a डॉट a बराबर किसके होता है? a के। और ये है आपका आइडेम्पोटेंट का नियम। तो a डॉट a की जगह पर क्या हम a लिख सकते हैं? यस, a प्लस ए बी। अब यहां पर क्या कोई नियम लगा सकते हैं? बिल्कुल, यहां पर a को ले लेंगे कॉमन। अगर a को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 प्लस बी। अब क्या कोई ऐसा नियम भी है जो कह रहा है 1 प्लस बी करने पर क्या होगा? यस, नल लॉ। नल लॉ क्या कहता है? 1 प्लस ए बराबर 1 होगा या 1 प्लस बी बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो हम 1 प्लस बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 एस पर दी नल लॉ। तो a डॉट 1 किसके बराबर होगा? a के। तो करेक्ट आंसर आ गया, दैट इज a। समझ में आया? तो इसको करने के लिए हमें क्या याद होने चाहिए? जितने भी बूलियन अलजेब्रा के लॉज हैं ये हमें याद होने चाहिए, तभी हम किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनकोडर्स आर मेड बाय 3 डैश गेट। इनकोडर 3 डैश गेट द्वारा बनाए जाते हैं। बताइए इनकोडर को बनाने के लिए कौन से 3 गेट्स की रिक्वायरमेंट है? इनकोडर को बनाने के लिए 3 और गेट्स की रिक्वायरमेंट होती है।
इनकोडर का काम क्या होता है? कोडिंग करना यानी कन्वर्ट करना, गेट्स को सिंप्लीफाई करना। और इनकोडर के लिए हमें कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट है? 3 और गेट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपके सामने दिया भी गया है, फर्स्ट और गेट, सेकेंड और गेट और थर्ड और गेट। नेक्स्ट, अ डेसिमल टू बाइनरी कोडेड इनकोडर हैव डैश इनपुट एंड डैश आउटपुट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दशमलव से बाइनरी कोडेड इनकोडर में कितने इनपुट और कितने आउटपुट होते हैं? हम जानते हैं डेसिमल का मतलब होता है 10, 0 से लेकर 9, और बाइनरी कोडेड की बात करें तो ये कितने बिट का होता है? 4 बिट का। BCD जिसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये 4 बिट का। तो यानी डेसिमल होगा 10 और BCD होगा 4। तो आंसर क्या होगा? 10 इनपुट एंड 4 आउटपुट, 10 इनपुट एंड 4 आउटपुट। आप देख भी सकते हैं यहां पर हमने 0 से लेकर 9 तक इनपुट लिए जो कि डेसिमल इनपुट थे, और आउटपुट हमें किस में देना है? बाइनरी कोडेड में, यानी BCD के फॉर्मेट में। तो BCD के फॉर्मेट में जब आउटपुट निकल के आता है तो क्या आता है? 1 2 4 8, 4 के पेयर्स बनाते हैं, 1 2 4 8, तो क्या आ गया? 4, 10, 4। नेक्स्ट, among these select the complement law of Boolean algebra। लॉ से क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि इनमें से आइडेम्पोटेंट लॉ कौन सा है, नल लॉ कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है, डी मॉर्गन्स लॉ कौन सा है ना। तो इसको अच्छे से देखिएगा। इनमें से बूलियन बीजगणित का पूरक नियम चुने। पूरक नियम मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉ, और कॉम्प्लीमेंट लॉ इन चारों में से कौन सा है? a प्लस ए बार बराबर 1 की, यही तो है कॉम्प्लीमेंट। a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? a बार, और a प्लस ए बार किसके बराबर होता है? 1 के। दैट इज द कॉम्प्लीमेंट लॉ। जबकि दूसरा वाला a डबल बार बराबर a, ये क्या है? इन्वर्जन या इन्वोल्यूशन लॉ। a प्लस 0 बराबर a, ये क्या है? आइडेंटिटी लॉ। और a प्लस ए डॉट बी बराबर a, ये है एब्जॉर्प्शन का नियम, यानी एब्जॉर्प्शन लॉ। तो ये सारे लॉज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट रिप्रेजेंटेड डी मॉर्गन्स थ्योरम। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डी मॉर्गन्स प्रमेय का प्रतिनिधित्व किया? डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज क्यों किया जाता है? नैंड और नॉर, ये जो यूनिवर्सल गेट हैं, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए, इनको डिफाइन करने के लिए डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज किया गया। और ये थ्योरम किसके द्वारा दी गई? ऑगस्टस डी मॉर्गन के द्वारा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ऑगस्टस डी मॉर्गन ब्रिटिश मैथमेटिशियन है ये, जिन्होंने डी मॉर्गन्स थ्योरम दी ताकि जो हमारे यूनिवर्सल गेट हैं, नैंड गेट और नॉर गेट, उनको एक्सप्रेस किया जा सके, उनको और सिंप्लीफाई किया जा सके। नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर डैश टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। डी मॉर्गन्स प्रमेय किस प्रकार के घटकों के लिए लागू है? हाई सर्किट डिजाइन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, या बोथ 1 and 2। हम जानते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करके हम बड़े से बड़े सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 and 2, बोथ आर वैलिड। ए बी बार बराबर किसके होगा? ए बार प्लस बी बार के। ये पहला डी मॉर्गन्स का नियम है, और दूसरा डी मॉर्गन्स का नियम क्या है? ए प्लस बी होल बार बराबर है ए बार कॉमा ए बार डॉट बी बार के। तो ये दोनों नियम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, डैश इज यूज टू इंप्लीमेंट फंडामेंटल गेट फंक्शंस लाइक द नैंड गेट एंड नॉर गेट। डैश का उपयोग नैंड गेट और नॉर गेट जैसे मौलिक गेट कार्यों को लागू करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने बताया नैंड और नॉर क्या है? यूनिवर्सल गेट, और यूनिवर्सल गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए किसका यूज किया गया? डी मॉर्गन्स थ्योरम का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, जहां पर हमने क्या देखा डी मॉर्गन्स में कि कैसे नैंड को नॉर में कन्वर्ट किया गया, ब्रेक किया गया, और कैसे नॉर को नैंड में ब्रेक किया गया, है ना। इसी को तो बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। नेक्स्ट, इट कैन मैनेज द होल प्रिंटिंग प्रोसेस। पूरे प्रिंटिंग प्रोसेस को मैनेज करने के लिए जो प्रोसेस है
जो मैकेनिज्म है उसको क्या बोलते हैं? यह संपूर्ण प्रिंट प्रक्रिया का प्रबंधन कर सकता है, स्पूलिंग, स्निफिंग, स्पूफिंग या फॉर्मेटिंग। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज स्पूलिंग। पहले कौन सा प्रिंट होगा, पहले कौन सा प्रिंट आउट जाएगा, फिर कौन सा प्रिंट आउट जाएगा, फिर कौन सा प्रिंट आउट जाएगा, ये सीक्वेंस कौन डिसाइड करेगा? दैट इज कॉल्ड स्पूलर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग। नेक्स्ट, फॉर अ ड्रॉप कैप मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इज। हम जानते हैं एमएस वर्ल्ड में कभी कभी हम लोग किसका यूज करते हैं? ड्रॉप कैप का। इसके द्वारा जो इनिशियल लेटर होता है उसको काफी बड़ा लिखते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है वो इनिशियल लेटर? कितने लाइंस के बराबर? बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस के बराबर, मिनिमम 1 लाइंस के बराबर और मैक्सिमम 10 लाइन के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 लाइंस। ड्रॉप कैप क्या है? ये जो आप देखते हैं पहला लेटर कई जगह पर बड़ा लिखा होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई बदलाव नहीं करते, सिर्फ ड्रॉप कैप पे क्लिक कर देते हैं, तो ये 3 लाइंस के बराबर हो जाएगा। मिनिमम पर अगर आप इसको लेकर जाना चाहते हैं तो 1 लाइन के बराबर और मैक्सिमम 10 लाइन के बराबर ये हो सकता है। नेक्स्ट, विच सर्च इंजन इज मोस्ट सिक्योर? ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो सबसे सुरक्षित है? गूगल, याहू, बिंग या डकडकगो? वेरी गुड। हम जानते हैं टॉर ब्राउजर का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो टॉर ब्राउजर के साथ में जिस सर्च इंजन का यूज होगा वो कौन सा होगा? डकडकगो होगा। विच इज द मोस्ट सिक्योर वन? तो करेक्ट आंसर इज 4th, डकडकगो। नेक्स्ट, हाउ मेनी कीज आर देयर इन न्यूमेरिक कीपैड? कंप्यूटर में जो न्यूमेरिक कीपैड होता है इसमें कुल कितनी कुंजियां यानी कीज होती हैं? 10, 17, 19 या 21? हम जानते हैं कंप्यूटर्स के केस में या जो भी कीबोर्ड होता है अगर वो न्यूमेरिक वाला है जिसमें न्यूमेरिक कीपैड गिवन है, इस केस में जो न्यूमेरिक कीपैड में नंबर ऑफ कीज हैं वो 17 होती हैं, यानी 17 आप काउंट भी कर सकते हैं, है ना। जहां पर आप नम लॉक को इनेबल और डिसेबल करते हैं, इस पूरी जगह पर जो नंबर ऑफ कीज अवेलेबल हैं वो कितनी है? दैट इज 17। नेक्स्ट, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? लैन, मैन, वैन या कैन? हम जानते हैं इंटरनेट का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब WAN, दैट इज कॉल्ड वैन। तो वैन का दूसरा नाम क्या है? इंटरनेट है। इंटरनेट का मतलब द नेटवर्क ऑफ अ नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, in Windows 11 operating system, which shortcut is used to open the start menu? Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बताइए। हम जानते हैं कि स्टार्ट मेन्यू को Windows 8 में हटा दिया गया था, Windows 8.1 में दोबारा लॉन्च किया गया, लेकिन अगर इसको ओपन करना है Windows 11 में या Windows 10 में, दोनों में ही, तो हम किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? Ctrl+Escape। कई बार पूछा जाता है। द करेक्ट आंसर इज Ctrl+Escape टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू इन Windows 10 और इन Windows 11। नेक्स्ट, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। एक प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को किसमें नापा जाता है या उसके रेजोल्यूशन को किसमें नापा जाता है? द करेक्ट आंसर इज DPI, डॉट पर इंच, यानी सेकंड इज द राइट वन। तो वो प्रिंटर सबसे अच्छा माना जाता है जिसका DPI जितना ज्यादा होता है। अगर DPI ज्यादा होगा तो क्या उसका रेजोल्यूशन अच्छा होगा? तो क्या उसकी क्वालिटी अच्छी होगी? यस, है ना। जैसे कि यहां आपको दिख भी रहा है, एक 72 DPI पर इमेज है और दूसरी 300 DPI पर। तो तीसरी वाली इमेज कितनी अच्छी लग रही है ना। पहले वाली थोड़ी सी ब्लर है लेकिन दूसरे वाले की क्वालिटी बहुत सुपीरियर है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल DPI, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ सम फॉर्मूला इन MS Excel 2019? MS Excel 2019 में क्या कह रहा है कि अगर आपको सम फॉर्मूला इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? हम जानते हैं एक्सेल के केस में अगर हमें सम करना है तो बहुत आसान है। एक तो हम सम लिखकर भी कर सकते हैं,
दूसरा सबको सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं तो ऐड आ जाएगा। और तीसरा तरीका यह भी है कि हम ऑल्ट इक्वल्स टू कर दें। ऑल्ट इक्वल्स टू करते ही जो रेंज होगी उसकी सम आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल्ट इक्वल्स टू, जो सम को इंडिकेट करता है एक्सेल शीट में, दैट इज द करेक्ट वन। तो आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया एक बार कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, स्पेलिंग एंड ग्रामर कॉमा थेसोरस कॉमा वर्ड काउंट फाउंड अंडर विच टैब इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण थिसोरस शब्द गणना किस टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं? रिव्यू, व्यू, मेलिंग्स या रेफरेंस? बताइए। हम लोग जानते हैं कि स्पेलिंग और ग्रामर एरर आ जाती है कई बार, है ना, तो इसके द्वारा हम लोग ठीक कर लेते हैं। थेसोरस एंटोनिम और सिनोनिम्स के लिए यूज होता है। वर्ड काउंट जो हमें यह बताता है कि हम कितने कैरेक्टर्स लिख चुके हैं, टाइप कर चुके हैं, किस पेज नंबर पे हैं, कितने पेजेस हमने टाइप कर दिए हैं। ये पूरी स्टैटिस्टिक्स दिखाने का काम किसका है? वर्ड काउंट का। और ये सारी चीजें हमें किस टैब में मिलती हैं ये आपको बताना है ना। अगर पता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा। मैक्सिमम स्कोर किया हो और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो तो एक बार बताइएगा सर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये सेशंस काफी यूजफुल है आपके लिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि एक बार बढ़िया तरीके से कोर्स से कनेक्ट हो जाना चाहिए ताकि बेसिक से हाई लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर कर पाए टॉपिक वाइज, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी समझें, तो सही तरीका क्या है कि पहले आप टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ें, फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, और फिर ये मिक्स एमसीक्यूज जो मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं, जिससे कि आपको अपना लेवल पता चले कि आप एक्चुअली में किस लेवल में हैं और कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस सेशन में क्वेश्चन में कोई भी आपको दिक्कत हुई, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो लिख भी सकते हैं कमेंट करके कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बस एक बार बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि एग्जाम जैसे ही आपका रिजल्ट फाइनल होगा इलेक्शन का, है ना, उसके बाद आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी तुरंत, और ज्यादा समय नहीं, बस उसके बाद में मान के चलिए जैसे ही डेट आती है 15 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अराउंड आपके पास 40 to 45 डेज हैं जहां पर ये आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। इतने दिन मान के ही तैयारी करिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।